ओके बच्चों, हम 2021 के BHU BSc मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने कल क्वेश्चन नंबर 170 तक अटेम्प्ट कर लिया है। हम इस क्वेश्चन में इस पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो 12th सिलेबस का है। 11th को हम स्किप कर रहे हैं। तो आज आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2। आज हम 117 से 134 या 35 तक कंप्लीट कर लेंगे और थर्ड पार्ट कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 117 तो हमने कल देख लिया था, सर्कल का क्वेश्चन है तो इसका स्किप करना है। देन 100 आई थिंक ये 118 है। तो द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये भी आपका क्लास 11th है। फिर आई थिंक ये 122 कैसे आ गया, चलिए बाद में देख लेंगे। मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन इसमें के छूटे हुए हैं, 119, 20 और 21। ठीक है, एक सेकंड, मेरे पास हार्ड पेपर भी है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 100 लेट मी सी 119 ओके। 190 जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ये इलिप्स से है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और 121 वो भी ट्रिग्नोमेट्री का है, उससे में मतलब नहीं है। अच्छा 120 3D से है। ठीक है, चलिए तो हम इसको कल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 120 जो है वो 3D से है, 120 हम कल सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं दिख रहा है इस पर, तो 120 हम कल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये 3D का है, इसे हम कल कर लेंगे। तो आज एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ 120। ठीक है, बाकी जो 2 क्वेश्चन मैंने बोले वो 11th के हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। 122 शायद ये है, और ये दिख रहा है कि लिमिट से क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ साइन 55 ट्रिग्नोमेट्री से साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7 देन द साइड्स आर इन द रेशियो ट्रिग्नोमेट्री। इफ tan इनवर्स आ गया, सो इट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, यू कैन सी प्रॉपरली। ओके, tan इनवर्स a/x प्लस tan इनवर्स b/x इक्वल π/2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ट्राई करते हैं इसे। ओके, तो क्या क्या लगेगा इसमें। पहला एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, tan इनवर्स a/x इक्वल, अगर मैं tan इनवर्स b/x को उधर ले जाऊँ तो माइनस tan इनवर्स b/x। ओके, मैंने क्या किया, इसे यहीं रखा और इसे जो है उस साइड ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, फिर implies that tan इनवर्स a/x इक्वल cot इनवर्स b/x। ओके, नाउ tan इनवर्स a/x इक्वल tan इनवर्स x/b। क्लियर है, बिकॉज आपको पता होगा tan इनवर्स b/x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x/b। हमेशा नहीं लिख सकते हैं, इसमें भी जो है प्रॉपर्टी होती है, बट यहाँ पर जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ tan इनवर्स चूँकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहाँ a/x इक्वल होगा x/b के। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट x² इक्वल ab, and hence the value of x is
रूट ओवर ए बी। अब आप कहेंगे कि रूट ओवर ए बी क्यों आया, प्लस माइनस क्यों नहीं आया? ठीक है, तो ध्यान देना, ये हुआ है इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, आप कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x तभी लिख सकते हैं जब x क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई तब ये क्लियर हो गया था कि x की हम पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, लंबी कहानी है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ए फेयर डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है तो हम करेंगे क्वेश्चन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी क्लास 12 के सिलेबस में है। लेट मी हैव सम पेशेंस। ओके, ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, ए फेयर डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स। कोई फेयर डाइस है, उसको 6 टाइम थ्रो किया गया। ठीक है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 टाइम। ठीक है, कोई फेयर डाइस है, उसको 6 बार जो है हमने उछाला, 6 बार उछाला। द प्रोबेबिलिटी डैट ए 5 और 6 ऑकर्स। इस बार की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 या 6 आए, एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 या 6 आए। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल 1 होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कम से कम एक बार 5 या 6 आए, कम से कम एक बार 5 या 6 आए। इसका उल्टा सोचो क्या होगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, कम से कम एक बार 5 या 6 आए। अच्छा, जब भी तुम डाइस थ्रो करते हो, ठीक है, 5 या 6 की मैं बात कर रहा हूँ, तो या तो ये होगा कि एक बार भी नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा। कितने बार थ्रो कर रहे हैं? अच्छा, या 5 बार आएगा, या 6 बार आएगा, क्योंकि तुम डाइस 6 बार थ्रो कर रहे हो। तो अगर डाइस 6 बार थ्रो कर रहे हो तो किसी भी चीज़ के आने के चांसेस क्या हैं, या तो 6 टाइम वो चीज़ आ जाए, बार बार आ जाए, या 5 टाइम आए, या 4 टाइम आए, या 3 टाइम आए, या 2 टाइम आए, या 1 टाइम, या 0 टाइम आए। यही हो सकता है। कोई भी डाइस तुम थ्रो कर रहे हो, जैसे मान लो सपोज 3, तो 3 क्या, या तो एक बार भी नहीं आएगा, या 1 टाइम आएगा, या 2 टाइम आएगा, या 3, 4, 5, 6 ऐसे आएगा। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कम से कम एक बार आए। 3, मान लो 3 की बात मैं कर रहा हूँ, कम से कम एक बार आए। तो कम से कम एक बार आए मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, या तो एक बार आए, या 2 बार आए, या 3 बार, 4 बार, 5 बार, या 6 बार। मतलब इस पूरे की बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कम से कम एक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी हो गए, कम से कम एक का मतलब। तो देखो ये छूट जा रहा है, कम से कम एक में ये छूट गया। इसका मतलब इसका और इन सभी के प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 0 इसमें शामिल नहीं है, कम से कम 1 में 0 शामिल नहीं होता। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये 0 मतलब कोई भी, जैसे नंबर 3 जो है वो 0 टाइम आए, 1 टाइम आए, 2 टाइम आए, 3 टाइम आए, 4 टाइम आए, 5 टाइम आए, 6 टाइम आए, ये सब जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे चालाकी, कि हम लोग क्या करेंगे, हमसे इतना पूछ रहा है कि इस बार की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 1 टाइम आए, या 2 टाइम आए, या 3 टाइम आए, या 4 टाइम आए, या 5 टाइम आए, 6 टाइम आए। तो यहाँ चालाकी ये है कि हम लोग एक काम करें, 0 बार आए इस बार की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे। क्या करेंगे, हम इस बार की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि उस 6 बार में ये 5 और 6 आए ही ना। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी डैट 5 और 6 ऑकर्स एट लीस्ट 1, ये पूछ रहा है। हम लोग इस बार की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि 5 या 6 आए ही ना। अच्छा, 5 या 6 आए ही ना 6 बार में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या ये कहो कि या 1 आए, या 2 आए, या 3 आए, या 4 आए। बात तो एक ही है ना, 5 या 6 ना आए इस बार की प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
5 या 6 न आए, इस बार की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए। ठीक है, तो अब सोचो एक बार तुमने डाइस थ्रो किया तो 1 या 2 या 3 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, सॉरी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6। तो कितना हो गया? या होगा ना, सॉरी, प्लस होगा। ठीक है, 4/6 मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी या 2 आने की प्रोबेबिलिटी या 3 आने की प्रोबेबिलिटी या 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो या है तो हम क्या करेंगे, बीच में प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना आया? 4/6। फिर दूसरी बार थ्रो करो डाइस, तो दूसरी बार थ्रो करो तो 1 आने की या 2 आने की। भाई 1 एंड 2 थोड़ी ना आएगा, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब 1 भी आए और साथ ही साथ 2 भी आए, मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटे तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर डाइस फेंके तो 1 भी आए और साथ ही साथ तथा, मतलब एंड 1 भी आए और 2 भी आए, 1 और 2 साथ साथ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। 5-6 की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग ये फाइंड करेंगे। ठीक है, नहीं वाली घटना। फिर ऐसे ही दूसरी बार में भी या तो 1 आए या तो 2 आए या तो 3 आए या तो 4 आए। ठीक है, तो वही 4/6। थर्ड टाइम में भी 4/6, यहाँ भी 4/6, यहाँ भी 4/6 और यहाँ भी 4/6। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि पहले बार में भी 5-6 ना आए और साथ ही साथ दूसरे बार में भी ना आए, तीसरी बार में भी ना आए और चौथी बार में भी ना आए और पांचवी बार में भी ना आए और छठवीं बार में भी ना आए, मतलब सारी ये सारे इवेंट्स हो जाएं, तो इस बार की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे मैं एंड वाली बात कर रहा हूँ, और ये भी ना हो और साथ ही साथ ये भी ना हो, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? कितना आ गया? 4/6 पावर 6। तो इस बार की प्रोबेबिलिटी है कि पहले बार में भी, ठीक है, पहले बार में भी 5-6 ना आए, दूसरे बार में भी 5-6 ना आए, तीसरे में भी 5-6 ना आए, चौथे में भी 5-6 ना आए, पाँचवें में भी 5-6 ना आए, छठे में भी 5 या 6 ना आए। इस बार की प्रोबेबिलिटी होगी। अब कम से कम एक बार 5 या 6 आए, कम से कम एक बार, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका दिख रहा है? 1 - 2/3 पावर 6। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इसको 2/3 लिख सकते हैं 4/6 को। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि इस बार 6 टाइम जो डाई थ्रो किया गया, तो इस बार की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 या 6 कम से कम एक बार आए। तो हमने किस बार की प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि 5 या 6 आए ही ना। तो 5 या 6 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? 1, 2 या 3 या 4 आए। तो हमने इस बार की प्रोबेबिलिटी निकाली कि पहले बार में भी 1 या 2 या 3 या 4 आए, दूसरे बार में भी 1 या 2 या 3 या 4 आए, तीसरे बार में भी 1 या 2 या 3 या 4 आए। इस बार की प्रोबेबिलिटी हमने हर बार निकाल ली, तो हर बार आया 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3। तो इस बार की क्या प्रोबेबिलिटी? किसी बार भी 5 या 6 नहीं आया। ठीक है, मतलब हर बार 1 या 2 या 3 या 4 आया, इस बार की प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या किया? सबका मल्टीप्लाई करा दिया, तो कितना आ गया? 4/6 पावर 6। फिर इसको 1 में से घटा दिया, तो ये हो गया कि ये इस बार की प्रोबेबिलिटी हो गई कि कम से कम एक बार जो है 5 या 6 आएगा, कम से कम एक बार आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है, इस बार की प्रोबेबिलिटी है 5-6 कभी ना आने की प्रोबेबिलिटी है, तो एक में से आप घटा देंगे तो कम से कम एक बार वाला काम हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3 हाउसेज आर अवेलेबल इन अ सिटी एंड 3 पर्सन्स अप्लाई फॉर द हाउसेज। ओके, each applies for one house without consulting others. The probability that all the 3 persons apply for the same house. ठीक है, क्या करें? इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक शहर में 3 मकान उपलब्ध हैं, ठीक है, और 3 व्यक्ति मकान के लिए आवेदन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से परामर्श लिए बिना घर के लिए आवेदन करता है। परामर्श लिए बिना मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे मान लो कि ABC 3 मकान है और XYZ 3 पर्सन है। अब पहले पर्सन ने A पे जो है
आवेदन कर दिया है, ठीक है, ए पे अप्लाई कर दिया है, तो दूसरा वाला उससे पूछेगा कि क्या तुमने ए पे आवेदन किया, तो बोला हाँ मैंने तो आवेदन कर दिया, तो फिर दूसरा वाला ए पे आवेदन नहीं करेगा। लेकिन जब बिना पूछे करेगा, ठीक है, एक दूसरे से परामर्श नहीं लिए हैं, तो अगर पहला ए पे आवेदन किया है तो दूसरा भी ए पर आवेदन कर सकता है, क्योंकि उसको क्या पता कि पहला वाला ए पर आवेदन कर चुका है। बात समझ आया? तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, ठीक है। कौन सा इवेंट हो गया ये? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। बात समझ आ रही है? तो तीनों व्यक्तियों के एक ही घर के लिए आवेदन करने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो कि ये 3 घर हैं, ठीक है, ए, बी और सी, ठीक है, और 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो डरावना सा लग रहा है ये, लेकिन मान लिया 3 व्यक्ति हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब ये जो पहला व्यक्ति है, अब उसके सामने 3 घर दिख रहे हैं, 3 घर हैं, तो अप्लाई करने के चांसेस क्या क्या होंगे? तो जाहिर सी बात है, एक्स का ए पर अप्लाई करने का चांस 1/3 होगा। भाई 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो या तो ए को करेगा, या तो बी को, या तो सी को, तो तीनों का सम तो 1 ही आएगा। और ये 3 लोग हैं तो बराबर 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 बढ़ गया। तो एक्स जो है ए पर, एक्स का ए पर अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी पर 1/3 है, सी पर 1/3 है। ऐसे ही वाई का ए पर भी 1/3 है। क्यों? क्योंकि वाई को पता थोड़ी ना कि एक्स किस पे अप्लाई किया है। अगर वाई को पता होता तो फिर वाई कुछ सोचता कि जिस पे वो अप्लाई किया उस पर करें कि ना करें वगैरह वगैरह, लेकिन सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से गए हुए हैं। तो वाई ए पर अप्लाई करे इस बात का प्रोबेबिलिटी 1/3, वाई बी पे अप्लाई करे इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, और वाई सी पे अप्लाई करे इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। सिमिलरली जेड ए पर अप्लाई करे इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, जेड बी पे अप्लाई करे इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, और जेड सी पर अप्लाई करे इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3। 1/3 क्यों हो रहा है? ये 3 लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है, 3 घर हैं इसलिए हो रहा है। अगर 4 लोग होते, 3 घर होता, तब भी हम यही बोलते कि x जो है x का a पर अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ये जो 1/3 हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये लोगों से नहीं हो रहा है, 3 घर हैं इसलिए हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा मान लो अब बात करते हैं a पर अप्लाई करने का, ठीक है। तो घर a पर तीनों ने अप्लाई किया, इस बार की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो x ने a पर अप्लाई किया, इस बार की प्रोबेबिलिटी 1/3। y ने भी a पर अप्लाई कर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और z का a पर अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। क्लियर है? तो a पर तीनों ने साथ अप्लाई कर दिया, मतलब तीनों घटनाएं घट गई। x ने भी अप्लाई कर दिया, y ने भी अप्लाई कर दिया, z ने भी अप्लाई कर दिया, और ये इंडिपेंडेंट है, और तीनों घटनाएं घट गई। तो जब तीनों घटनाएं एक साथ घट जाती हैं, तो जो भी घटनाएं साथ घटती है उसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। तो a पर तीनों ने अप्लाई किया, इस बार की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 × 1/3 × 1/3। अब या फिर ये हो सकता है, या मतलब प्लस, ठीक है, कि x y z तीनों ने b पे अप्लाई किया हो, तो इस बार की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3 1/3 1/3। ये क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन हमसे ये कर रहा है कि 3 व्यक्तियों के एक ही घर के लिए आवेदन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तीनों ने एक ही के लिए आवेदन किया, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब मान लो तीनों ने सी पर आवेदन कर दिया, ठीक है, तो इस बार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तीनों द्वारा सी पर आवेदन करने की प्रोबेबिलिटी। आंसर कितना आ जाएगा? 1/27 + 1/27 + 1/27 = 3/27 = 1/9। ठीक है, फिर से सुन लो। x ने a पर अप्लाई किया, इस बार की प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। y ने a पर अप्लाई किया, इस बार की प्रोबेबिलिटी 1/3, और z ने भी a पर अप्लाई किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। मतलब a पर तीनों ने अप्लाई किया, इस बार की प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। ऐसे ही b पर तीनों ने अप्लाई किया, इस बार की प्रोबेबिलिटी ये होगी, और c पर तीनों ने अप्लाई किया, इस बार की प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। और बीच में क्या लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, प्लस लगेगा। तो आंसर क्या आ गया? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज 3 cards कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 cards इन विच 2 cards आर किंग्स और 1 इज एस कार्ड। ठीक है, ये तो हो गया परमिटेशन कॉम्बिनेशन, तो इसे स्किप करना होगा। अब पहले तो कर सकते थे 4 persons can be chosen from a group of 3 men, 2 women and 4 children in which exactly 2 of them are children in given number of ways। परमिटेशन कॉम्बिनेशन, सेट क्लियर दिख रहा है, यूनियन वगैरह दिख गया। 31 एस इज अ रिलेशन, अगर आपको थोड़ा ऐसे देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एस इज अ रिलेशन ओवर द सेट आर of all real numbers and it is given by AB belongs to S। और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि A और B दो एलिमेंट है वो S से बिलोंग करते हैं अगर AB ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या अगर AB ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो वो AB जो है S में बिलोंग करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि S कैसा रिलेशन होगा, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि शायद ये NCERT का ही क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं, ध्यान दो पहले सेट क्या दिया हुआ है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, पहले इसके बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ए और बी एस इज अ रिलेशन ओवर द सेट रियल नंबर। अच्छा, ए भी रियल नंबर, ये भी ध्यान दीजिएगा, ए भी रियल नंबर है और एस जो है कोई रिलेशन है जो इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ए बी क्या रियल नंबर है, कह रहा है इस रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो लोग आते हैं इस रिलेशन में जिनकी एक खासियत होती है क्या, कि ए बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई कराओ, अगर वो 0 या पॉजिटिव है तो वो इस रिलेशन में आ जाता है। कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो रियल नंबर लो, ठीक है, ए बी कौन होंगे रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर लिया, अगर उनका प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है तो इस रिलेशन में आ जाते हैं, ये खासियत। जैसे 2 3 को मल्टीप्लाई कराया पॉजिटिव आया तो 2 3 रिलेशन में होंगे। √3 5 मल्टीप्लाई कराओ पॉजिटिव आएगा, इस रिलेशन में होगा। -6 और 0 मल्टीप्लाई कराओ 0 आएगा तो वो भी रिलेशन में होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि या तो पॉजिटिव हो या तो 0 के इक्वल हो, वो लोग इस रिलेशन में आएंगे। 1/2 -10 मल्टीप्लाई कराओ, 1/2 -10 का मल्टीप्लाई कराओ, -5 आएगा, वो इस रिलेशन में नहीं आएंगे। इस रिलेशन में आने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे दो लोग उस रिलेशन में आएंगे इनका मल्टीप्लाई कराने पे या तो पॉजिटिव है या तो 0 है। ठीक, चलिए तो पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं हम, ये शर्त होती है कि ए बिलोंग्स, अगर एस कर गया तो हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा सोचो अगर यहाँ दोनों जगह ए हो, यहाँ भी ए हो, यहाँ भी ए हो, तो यहाँ पे ऐसे हम क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे a × a ग्रेटर और इक्वल टू 0, डैट मीन्स a² ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर a कोई रियल नंबर है तो हमें पता है कि ये बात 100% सही है कि किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, या तो पॉजिटिव आता है या तो 0 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ए एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि रिजल्ट जो आया है हम इसको ले करके चले हैं कि ए बिलोंग्स टू एस, तो जो हमको रिजल्ट मिला है वो 100% सही है। इसका मतलब जो हम लेके चले थे वो बात भी सही है, तो ए बिलोंग्स टू एस होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ए अगर 0 होगा तो a × a क्या आएगा, 0 आएगा, और a अगर नेगेटिव होगा या फिर a पॉजिटिव होगा तो a × a क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब a × a तुम कर लो, चाहे जो भी कर लो, ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही मिलेगा। ठीक है, जो कि इससे फॉलो कर रहा है। क्लियर है, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव की बात। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको लिखना रहा करे तो आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक, तो बहुत जाहिर सी बात है सिमेट्रिक तो होगा ही। अगर
मान लेते हैं सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं, मान लिया कि ए बी बिलोंग कर रहा है एस में। अगर ए बी एस से बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, रियल नंबर में ए बी लिखो या बी ए लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? रियल नंबर में तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे कर लिया। अच्छा, अगर यहाँ ए लिखा था, यहाँ बी लिखा था, तो यहाँ ए लिखा था, यहाँ बी लिखा था, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं उल्टा बोलूँ तो अगर यहाँ ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है, पहले ए है बाद में बी है, तो यहाँ भी पहले ए रहेगा बाद में क्या रहेगा, बी रहेगा। तो उस हिसाब से अब हम लोग क्या लिखेंगे, बी ए बिलोंग्स टू एस। तो पहले ए बी बिलोंग्स टू एस था, अब क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू एस हो गया। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ऐसा होता है तो इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो हाँ, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और ऐसे भी जो सोचो तो सिमेट्रिक रिलेशन है बिना दिमाग लगाए। अगर ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो बी ए भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी बोलो या बी ए बोलो बात तो एक ही है फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी है। ओके, नेक्स्ट फाइनली देखते हैं ट्रांसिटिव। अगर ट्रांसिटिव भी हो गया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, लेकिन देखना पड़ेगा ट्रांसिटिव है कि नहीं। ट्रांसिटिव, अब जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि -1 और 0, क्या एस में होगा? सोचो, क्या ये एस में होगा? करके देख लेते हैं। -1 और 0 का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ रहा है, 0। मतलब तुम ये कह सकते हो, ठीक है, कि -1 × 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ क्या ये सही है तो तुम कहोगे हाँ ये बात सही है। भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या मतलब होता है, या तो 0 या तो पॉजिटिव, दोनों चलेगा। तो -1 और 0 का मल्टीप्लाई कराओगे तुम तो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि -1, पहले इसको लिख लेना चाहिए था। हम ये मान लेते हैं कि चूँकि ऐसा है, या बाद में लिख लो चलो, तो यहाँ पे ऐसा लिख लो। इसका मतलब मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि -1 और 0 किस में है, एस में, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं, ये पहला रिजल्ट मिल गया। फिर देखते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं कि 0 और किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, सपोज 2 का ही करा लेते हैं। तो 0 और 2 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भाई 0 ही आएगा। तो क्या ये सही है, ये 100% सही है। 0 × 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 0,2 बिलोंग्स टू एस। अच्छा, ट्रांसिटिव होता क्या है, ट्रांसिटिव यही होता है ना कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एस में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है एस में, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए किसमें, एस में। तो हम बोल देते हैं कि ये ट्रांसिटिव है, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि -1 और 0 कहाँ गया, ये -1 और 0 बिलोंग कर रहा है एस में। फिर हमने देखा कि 0, 2 बिलोंग कर रहा है एस में। अब हम देखने जा रहे हैं कि -1 और 2, ठीक है, यही है ना यहाँ पे, ए और सी, ठीक है। चलिए इस पर, ठीक है, कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है इसमें तो यहाँ से बी हटा दो, यहाँ से बी हटा दो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ए और सी बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। तो -1 × 2 करो, ठीक है, देखो क्या आता है, क्या ये सही है? तो हमने देखा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि -1 × 2 क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एस में और बी सी बिलोंग कर रहा है एस में, तो यहाँ ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, डैट्स वाई ये सिमेट्रिक नहीं, सॉरी ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। ट्रांसिटिव नहीं है तो फिर क्या हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132।
इसे देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट एफ 1 2 3 4 और सॉरी ये ई है, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, आप भी देख सकेंगे। ठीक है, लेट ई कोई सेट है 1 2 3 4 और एफ कोई सेट है जिसमें 1 2 है। देन नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन फ्रॉम ई टू एफ, ई से एफ पे कितने ऑन्टो फंक्शन बन सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो फिर भी ट्राई करते हैं इसको। ये दोनों में हो सकता है, फंक्शन में भी चलेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी चलेगा। तो देखिए क्या है, ई इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और एफ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। अब कह रहा है कितने ऑन्टो फंक्शंस बन सकते हैं। अब ऑन्टो फंक्शन के लिए क्या करेंगे, देखो ऑन्टो का मतलब क्या होता है कि इधर कोई बचना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा कि पढ़ा होगा आपने, ऑन्टो का मतलब इधर कोई बचना नहीं चाहिए। इस तरह से मैपिंग बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास 4 अलग अलग चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं 1 2 3 4 और ये 2 लोग हैं। ठीक है, 2 अलग अलग लोग हैं। ठीक, इन चारों को इन दोनों में बांटना है, ऐसा सोचो। ठीक है, और इस तरह से बांटना है कि कोई भी खाली ना रहे। जैसे मैंने 1 2 3 को उठा के दे दिया 1 को। ठीक है, ऐसा सोचो कि मैंने 1 2 3 को उठा के किसको दे दिया, 1 को दे दिया, और 4 उठा के किसको दे दिया, इस इंसान को दे दिया। तो देखो ये ऑन्टो हो गया। अच्छा, ऐसा हम ये कर सकते हैं कि 1 2 3 4 चारों को उठा के 1 को दे दिया, वरना फिर 2 खाली रह जाएगा, तो ये इनटू हो जाएगा। तो हमें कैसे बांटना है इन चारों को, हमें 2 लोगों में इसको बांट देना है, बांट के खाली कर देना है, मतलब और ऐसा बांटना है कोई भी खाली ना रहे। तो कैसे भी करके तुम 1 2 3 4 को अगर 1 और 2 को दे दो, एफ वाले 1 और 2 को, आई मीन टू से ई वाले 1 2 3 4 को अगर तुम एफ वाले 1 2 में बांट दो कि एफ का कोई भी 1 2 खाली ना रहे, तो ये जो टोटल तरीके होंगे वही नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन हो जाएंगे। सीधा सीधा ऐसा समझो कि तुम्हारे पास 4 अलग अलग वस्तुएं हैं, 4 अलग अलग चीज़ें हैं और 2 इंसानों को देना है, और ऐसा देना है कि हर इंसान को कम से कम एक चीज़ मिले, वो खाली ना रहे। ठीक है, खाली हाथ ना जाए। तो कितने तरीके होंगे, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है। तो क्या करेंगे, पहले तो देखो कैसे देना है, तुम्हें 2 लोगों को देना है, 1 को और 2 को। तो पहले जो 4 चीज़ें हैं इसमें तुम 2 ग्रुप बना लो। तो ग्रुप कैसे बना सकते हो 4 लोगों का, एक ग्रुप बन सकता है 1 और 3 का, और दूसरा ग्रुप क्या बन सकता है 2 2 का। बस यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको 4 चीज़ें हैं उसका 2 ग्रुप बनाना है, तो 0 4 तो यहाँ नहीं बना सकते। 0 4 क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि किसी को 0 नहीं देना है, कम से कम एक मिलना ही चाहिए। अगर 0 मिलेगा तब तो वो इंटू हो जाएगा। ठीक है, कि चारों को चारों उठा के 1 को दे दो और 2 को 2 ही मत, या चारों को चारों उठा कर 2 को दे दो 1 को 2 ही मत, तब तो ये इंटू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है कि 0 4 अलाउ नहीं है, तो फिर 1 4 हो गया, 2 2 हो गया। अब ऐसा नहीं कि फिर बोलोगे सर 3 1 3 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 1 या 1 3 बात तो एक ही ना, ग्रुप में बांट रहे हैं तो। ठीक है, और फिर 3 1 नहीं होगा, फिर 4 0 नहीं होगा, तो बस ये 2 पॉसिबल है। अच्छा, अब 4 चीज़ों को इन 2 ग्रुप में बांटने कितने तरीके, तो अब यहाँ पे देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर तो प्रॉब्लम है। तो ये तरीके हो गए जो है 4 चीज़ों को 2 ग्रुप में बांटने के तरीके, जिसमें ग्रुप साइज जो है 1 और 3 का है। ठीक, अच्छा, चूँकि लोग अलग अलग हैं, 1 भी है 2 भी है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 लोगों में बांटने के तरीके कितने हो जाएंगे 2 फैक्टर, क्योंकि हम 1 को भी दे सकते हैं 2 को भी दे सकते हैं, आपस में भी तो ये लोग। ठीक है ना, जैसे 1 2 3 1 को दे दो और 4 2 को दे दो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि 1 2 3 2 को दे दो और 4 1 को दे दो। ठीक है, तो इसको बांटने के तरीके पहले तो हम ऐसे बांटेंगे, फिर 2 लोगों में बांटने के तरीके क्या हो जाएगा 2 फैक्टर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 का, तो यहाँ ग्रुप साइज सेम है तो हम लोग क्या करते हैं 2 फैक्टर। जब ग्रुप साइज सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उससे डिवाइड कर देते हैं, और फिर 2 लोगों में बांटने के तरीके 2 फैक्टर।
मैंने पहले भी कहा, ये उसी बच्चों को समझ में आएगा जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। तो ये कितने तरीके हो जाएंगे, आई थिंक 8, और ये हो जाएगा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 + 6 = 14। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 14। अच्छा, एक चीज़ और है, एक काम और हो सकता है, सीधा फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, जैसे अगर n चीज़ों को r लोगों में बांटना है, n अलग अलग चीज़ों को r डिफरेंट लोगों में बांटना है, तो उसके तरीके क्या होते हैं, उसका तरीका होता है r c k r - k पावर n -1 पावर k, और k की जो वैल्यू है, k की जो वैल्यू है वो शुरू होगी 0 से और जाएगी r - 1 तक। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो सीधा सीधा, ऑनटो में भी ये काम देगा। ये किसी का फॉर्मूला है, n अलग अलग चीज़ों को r अलग अलग लोगों में बांटने के तरीके, या कह सकते हो n अलग अलग चीज़ों को r डिफरेंट बॉक्सेस में बांटने के तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कितने हैं, 4, बांटना कितने में है, 2 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी ट्राई करके देख लो। तो रखते हैं फॉर्मूले में, पहले k की जगह 0 रखो तो कितना आएगा, k की जगह 0, तो r c, हमें कितने लोगों में बांटना है, ध्यान देना, हमें 2 लोगों में बांटना है, मतलब n 4 है और r 2 है। हमारे लिए n कितना है, 4 है, और r कितना है, 2 है। इस बात को ध्यान देंगे, r 2 ही है। चलो, तो k की जगह 0 रखो, तो k की जगह 0 रखा तो आएगा r c 0 और r पावर n। ठीक है, फिर k की जगह 1 रखो तो माइनस हो जाएगा, k की जगह 1, r c 1 r - 1 पावर n। ठीक है, फिर k की जगह क्या रखो, 2 रखो। तो k की जगह 2 रखने कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं मतलब है, मैं बता देता हूँ। k की जगह 2 रखो तो क्या आएगा, r देखो 2 है, यार रुक जाओ, मैंने सबकी वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। k की जगह भी रखते चलो, r भी रखते चलो, n भी रखते चलो। तो k की जगह चलो 0 रखते हैं, तो वो तो खत्म हो जाएगा, माइनस होने के बाद 0 1 हो जाएगा। फिर r c k की जगह मैं 1 रख रहा हूँ। ठीक है, अभी k की जगह 0, तो अंदर कितना आएगा, r कितना है, 2 - 0 पावर n कितना है, 4। फिर अब यहाँ पे k की जगह 1 रखो तो कितना आएगा, माइनस, r मतलब 2, k मतलब 1, r मतलब 2, k मतलब 1 पावर 4। फिर अब देखो, अब आगे क्या होने वाला है, प्लस, क्योंकि आगे जगह जब तुम 2 रखोगे, k की जगह, तो ये प्लस हो जाएगा। तो k की जगह 2 रखा, और r तो 2 है ही है, k की जगह भी 2 रख दिया, फिर r भी 2, k भी 2 पावर 4। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये फालतू टर्म हो गया हमारा। ठीक है, 0 आ गया। क्लियर है, इसीलिए बोला भी गया है कि k की जगह 0 से लेकर कहाँ तक आपको रखना है, r - 1 ही तक रखना है। और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो k की जगह हम कहाँ तक रखेंगे, k की वैल्यू 0 से लेकर हम कहाँ तक रखेंगे, बस 1 तक रखेंगे। ठीक है, तो बस इसका कोई काम नहीं था, क्योंकि k की वैल्यू में कहाँ तक रखनी है, 1 तक। सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई आप k की वैल्यू 0 से कहाँ तक रखो, 1 तक रखो ना। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रखो तो 2 - 1 तो 1 आएगा। तो k की जगह 0 से 1 तक रखना है। ठीक है, तो यहाँ तुम ऐसे लिख सकते हो, अगर फॉर्मूला ना लिख करके मैं लिखूँ तो तुम लिख सकते हो k = 0 to 1। हमें 1 तक ही रखना था, क्योंकि हमारा r कितना है, 2। एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, तो कितना आ गया, 1, 2 पावर 4 कितना होता है, 16, माइनस 2c1 की वैल्यू 2, और ये हो गया 1, 16 - 2 = 14। ठीक है, तो ये भी आपके लिए फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लो,
और अगर ऑन्टो के क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये कौन सा क्वेश्चन था? 132, तो ये 133 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन। कह रहा है एफ एक्स इज़ गिवन बाई, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और ये जो है फंक्शन आपको दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 3, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ग्रेटेस्ट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये क्या है। कुछ ऑप्शन छूट गए हैं लेकिन आपको समझ में आता होगा क्या है। मेनी वन ऑन्टो, मेनी वन इंटू, वन वन इंटू, वन वन ऑन्टो, 4 ही तरह के फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होता है फंक्शन का 4 ही में होता है। कोई भी फंक्शन चारों में से किसी एक नेचर का ही होता है। तो हमको बताना है कि ये जो फंक्शन दिख रहा है ये किस नेचर का है। ठीक है, तो अच्छा ये रियल नंबर से रियल नंबर में लग रहा है, ये यहाँ पे छुप गया है। ठीक है, मैं पहले बता दूँ, जो यहाँ पे जो चीज़ें छुप गई हैं तो मुझे पता है वो चीज़। ये जो f है वो रियल नंबर से रियल नंबर में लग रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3। अब जरा ध्यान, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x लिखा है और कोई इंटीजर जो है वो जुड़ रहा है या घट रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस इंटीजर को प्यार से बाहर निकाल सकते हो। यानी यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर x में कोई इंटीजर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप उस इंटीजर को विद साइन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। इसको हमने लिख दिया स्क्वायर, ये लिख दिया ऐसे, और 1 और माइनस 3 मिलकर हो गया -2। नाउ वी कैन फैक्टराइज इट एज लाइक दिस। ओके, अब ध्यान से देखो, अब तुम x, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे तुम 0 रखो तो 0 देगा, 1 रखो तो 1 देगा, -2 रखो तो -2 देगा, 3.4 रखो तो 3 दे देगा, -7 पॉइंट समथिंग रखो तो -8 दे देगा। तो इसका जब भी रिजल्ट आता है बच्चों, ये जब भी आएगा तो कोई ना कोई क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब ध्यान से सुनो, इंटीजर में 2 जोड़ोगे तो इंटीजर आएगा, और फिर इंटीजर में से 1 घटाओगे तो इंटीजर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर आएगा। इसका मतलब एफ एक्स जब भी आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इंटीजर आएगा। जबकि इसका ये आ गया आपका रेंज क्या आएगा, एफ एक्स का इंटीजर आएगा। जो रेंज आएगा वो इंटीजर आएगा। जबकि आप यहाँ देखो कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और रेंज क्या आ रहा है हमारा, इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, इनटू। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो पहले तो इनटू कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं 1 1 है कि 1 1 है या मेनी 1 है। तो ये तो समझना और ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इनटू तो फिर भी दिमाग लगा, 1 1 मेनी 1 में दिमाग नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला, खुद से समझ लो। यहाँ पे अब जैसे मैं x की जगह, ठीक है, यहाँ पे रख कर दिखाता हूँ, मैं x की जगह 3.1 रखता हूँ। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये 3 हो जाए तो 3 2 5 और 3 -1 2 शायद 10, अगर मैं सही हूँ तो सही है। ठीक है, अब x की जगह मैं रख रहा हूँ 3.4, तो देखो क्या होगा, अगर 3.4 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 10 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 3.1 रखने पे और 3.4 रखने पे बार बार वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो ये मेनी वन है ना, क्योंकि इंटीजर है। अब तुम यहाँ पे x की जगह 3 से लेकर के 4 के पहले तक
ठीक है, 3 से लेकर के 4 के पहले तक जितना भी नंबर रखोगे तुम x की जगह, आंसर हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा। क्योंकि 3 से लेकर के 4 के पहले तक अगर तुम x की जगह कोई वैल्यू रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो बार बार वही आंसर आ जाए। ऐसे ही जब तुम x की जगह अगर 6 से लेकर के 7 के पहले तक कोई नंबर रखते हो, कहाँ से, 6 से लेकर के 7 के पहले तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 6। तो बार बार कितना आएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 40, बार बार आंसर 40 आएगा। तो ये तो मेनी वन है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ना कि मेनी वन क्या है, इसको बोलते हैं भयंकर मेनी वन। ठीक है, इतना आएगा कि मतलब स्क्वायर में तो फिर भी 2 ही बार आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है वो तो पता नहीं, बट ये दिख रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा हमने आंसर लगाया कि नहीं वहाँ पे, कौन सा ऑप्शन वगैरह था यार, हाँ ये था मेनी वन और इनटू, तो वो तो ऑप्शन छिपा हुआ है, आई थिंक यही वाला है। ठीक है, यही होगा, फिर ये हिंदी हो गया। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि नहीं पढ़ना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सारा। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 139 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 140 हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 140 से लेकर के 150 तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।